हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 क्लास 12 का पाठ 7 उसके प्रश्नोत्तर बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया? अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति के माध्यम से कवि ने दुख की छाया मानवों के जीवन में आने वाले कष्टों को कहा। जो मानव जीवन के कष्ट हैं उनको दुख की छाया कहा। कवि के अनुसार इस संपूर्ण संसार में सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। सुख और दुख ईश्वर के दिए हुए उपहार हैं जो आते जाते रहते हैं। मतलब हमारे जीवन में सुख और दुख, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन सुख जो है वो कभी स्थायी नहीं होता। सुख आया तो अब हम बहुत सुखी हो गए, ऐसा नहीं होता, दुख आते ही रहते हैं। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यहाँ अस्थिर दुख पर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दुख हमें पसंद नहीं होते। हमें क्या अच्छा लगता है? सुख। लेकिन हमारे सुख कभी स्थिर नहीं होते, आते हैं लेकिन कोई ना कोई दुख आ जाता है और हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा है? जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबको जीवन के दुख की छाया कहा। प्रश्न 2, अशनिपात से शापित उन्नत शतशत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? अशनिपात से शापित उन्नत शतशत वीर पंक्ति में कवि ने पूंजीपति वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली गिरने का अर्थ क्रांति से। यहाँ पर जो उन्नत हैं, यानी जो बहुत बड़े समृद्ध लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो कैसे हैं? उन्नत हैं, लेकिन शापित हैं। वो शापग्रस्त हो गए। जब निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो वो क्या देंगे? अभिशाप देंगे। तो उनके दुखों को इतने दुख दिए उन्होंने कि उन्होंने उनको शाप दिया हुआ है। तो वो जो बिजली गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है? शापित लोगों के ऊपर। वो शापग्रस्त लोग जो हैं, वो जो उन्नत थे, आज वो शत शत वीर, जो इतने बड़े बड़े थे, वीर थे, बनते थे, वो आज जमीन पर शत विक्षित पड़े हुए हैं। शतपथ मतलब सैकड़ों लोग गिरे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये पूंजीपति वर्ग की तरफ इशारा किया है। और बिजली गिरने का अर्थ क्या है? क्रांति से है, कि आज जब क्रांति होगी, आज जब बिजली गिरेगी तो इनका समाप्ति हो जाएगी। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य? ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटे ही से शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया? विप्लव रव से ही विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति रूपी गर्जन से है। जो क्रांति की गर्जना है वो है विप्लव का रव। और कवि कहते हैं कि क्रांति वह अस्त्र है जिसके माध्यम से आम आदमी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। कुछ गलत होता है तो हम सहते रहते हैं, लेकिन हम जब तक क्रांति नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ चेंज या कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो ये विप्लव का रव था, ये जो विनाश की जो गूंज थी, जो गर्जन था, उससे तात्पर्य है विप्लव रव। और इसके माध्यम से क्रांति का अस्त्र शस्त्र हम उठा लेते हैं, जिसके माध्यम से आम आदमी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है और अपने ऊपर हुए अत्याचार को जड़ से समाप्त कर सकता है। अगर हमें अपने ऊपर अत्याचार हटाने हैं तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति मतलब आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और पूरे जोश से लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध। तब हम जाकर के अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर पाएंगे। तो यहाँ विप्लव रव किसको कहा गया? यहाँ विनाश का गर्जन को कहा गया। और छोटे किसको कहा गया? निम्न वर्ग के लोग, जो कि शोषित जनता है, उनको कहा गया। शोभा पाते हैं तब जाकर के, जब वो विप्लव रव करते हैं, गर्जन करते हैं क्रांति की, तब उनको शोभा मिलती है, तब उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। प्रश्न 4, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित करती है? जो कविता में बादल के आने से क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर आपको बताना है। तो क्या क्या परिवर्तन हुए? वो परिवर्तन क्या है? बादल गरजते हुए वर्षा करते हैं, बादल गरजते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा के उपरांत ही इस संपूर्ण पृथ्वी पर नए नए पौधे के रूप में, नए पौधे जो है वो पृथ्वी पर खिल जाते हैं। जब बादल गरजते हैं तब बिजली चमकती है और कई बार बिजली गिर जाती है, जिससे कि पर्वत के शिखर टूट जाते हैं, गगनचुंबी पर्वत जो है वो भी टूट जाते हैं। अत्यंत गर्मी के कारण जब प्राणी उदास हो जाते हैं तो ऐसे समय में वे बादलों को देखकर खुश हो जाते हैं। जब बादल आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। और भी आप आगे लिख सकते हैं कि किसान जो है वो खुश हो जाता है, उम्मीदों से भर जाता है। जो बीज जो जमीन के अंदर सुप्तावस्था में पड़े होते हैं, वो बादल को देख करके वो भी उसमें से अंकुर फूट पड़ते हैं और बादल की तरफ वो आशा से देखने लगते हैं।
तो ये सारे परिवर्तन कविता में हमें पता चले कि बादल के आने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अभी यहाँ कुछ पंक्तियों की व्याख्या करनी है बच्चों। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप व्याख्या करते समय पहले प्रसंग लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बादल राग नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि के अनुसार यदि जीवन में सुख है तो दुख भी है। ठीक उसी प्रकार यदि शोषण करने के लिए पूंजीपति वर्ग है तो उनसे लड़ने के लिए किसानों के पास क्रांति रूपी अस्त्र भी है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बादल का आवाहन किया है। आवाहन मतलब पुकारना। उन्हें क्रांति का प्रतीक माना है। यहाँ पर कवि ने बादलों को आवाहन किया और उनको क्रांति का प्रतीक मान करके आवाहन किया है कि अगर पूंजीपति वर्ग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, दुख दे रहा है, तो निम्न वर्ग की जो शोषित जनता है वो एक समय के बाद क्रांति कर ही देगी, और क्रांति होगी तो विनाश होगा और परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो एक दिन इन सब का विनाश हो ही जाएगा, और इसके लिए वो बादल का आवाहन कर रहे हैं कि हे क्रांति के दूत, तुम आओ और अपना गर्जन करो और यहाँ विनाश करो इन सब का। तिरती है समीर सागर पर। समीर सागर किसको कहा गया? हवा का सागर। उस पर क्या तैर रही है? अस्थिर सुखों पर दुख की छाया। हमारे स्थिर सुख हमारे रह ही नहीं पाते। थोड़ा सा सुख आता है तब तक ये कोई ना कोई अत्याचार कर देते, फिर दुख आ जाता है। जग मतलब दुनिया के दग्ध हृदय, जलते हुए हृदय पर हे निर्दय विप्लव के प्लावित माया। हे बादल, तुम जो निर्दयी हो, तुम निर्दयी होकर के विप्लव कर दो, विनाश कर दो, और अपनी प्लावन की, डुबोने की, बाढ़ की जो माया है, जादू है, वो चलाओ, जिससे कि ये सारा दर्द दुख जो है वो उस बाढ़ में बह करके चले। तो आप इसका अर्थ, इसका भाव सब आप लिखेंगे। दूसरी पंक्ति दी है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर हैं, अट्टालिकाएं, महल, वो आज महल नहीं रह गए, वो क्या बन गए? आतंक भवन। अंदर लोग कांप रहे हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। जो दुनिया में जो कीचड़ है वो ही बाढ़ के अंदर विनाश उसका हो जाता है। यानी गंदगी जो है, जब बाढ़ आती है तो जो कीचड़ है वो बाढ़ के साथ बह के चला जाता है, और कमल जो है वो फिर से खिल जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के बड़े बड़े विशाल भवन दरअसल गरीबों के शोषण से बने हुए महल हैं जो कभी खत्म नहीं होते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पूंजीपति वर्गों के ऊपर कटाक्ष किया है, उसके ऊपर व्यंग किया है। तो ये आपको इसका अर्थ और भाव लिखना होगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखने की है, यहाँ पर मानवीकरण कर दिया है, बादल का मानवीकरण किया है, यानी बादल को क्रांति का दूत बताया गया है। तो ये मानवीकरण की कविता है। बादल का मानवीकरण कर दिया कि तुम आओ, और बादल आएंगे और हमारे दुखों को दूर कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। और 2-4 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिए। भाषा घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रश्न है, कवि ने इस कविता में क्रांति दूत किसको संबोधित किया? कवि ने ये कविता बादलों के परिप्रेक्ष्य में लिखी है। उनके अनुसार आसमान के बादल वे शोषित वर्ग हैं जो पूंजीपतियों के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ कवि ने बादल को क्रांति का दूत कहा है, मतलब बादल भी उस शोषण से प्रभावित हैं और वो खुद आएंगे, क्रांति करेंगे और इन सब का विनाश कर दे, इसीलिए उनको क्रांति का दूत कहा। कविता में प्रयुक्त अलंकरणों को बताएं। यहाँ समीर सागर, भेरी गर्जन, दुख की छाया, रण तरी, फिर, बार बार इत्यादि में कवि ने रूपक अलंकार प्रयुक्त किया है। भाषा शैली कैसी है? तत्सम प्रधान, खड़ी बोली है, यानी शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है। और बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग आप लिख सकते हैं। आपको इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख सकते हैं, आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, आप मानवीकरण अलंकार लिख सकते हैं। अंकों के अनुसार आप प्रश्न के उत्तर देंगे। कविता में किसको शोषक कहा गया? निम्न वर्ग को। शोषक पूंजीपति वर्ग को। कवि ने कविता के माध्यम से पूंजीपतियों को संबोधित किया है। ऐसे पूंजीपति जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, कवि उन्हें शोषक कहते हैं। क्रांति के अग्रदूत से क्या आशय है? अग्रदूत क्यों कहा? कवि ने बादल की तुलना शोषित वर्ग से की है। वो कहते हैं कि आसमान में जो बादल है वो क्रांति के अग्रदूत हैं। वो कहते हैं जो पूंजीवादी लोग निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने के लिए अपने लिए संपत्ति अर्जित करते हैं, ऐसे लोग निम्न आय वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शोषित लोग बादल की तरह अपना गर्जन विरोध करने वाले हैं। यहाँ बच्चों अग्र मतलब आगे चलने वाला, दूत मतलब
किसी का संदेश लेने वाला। तो अब बादल क्या है? अग्रदूत है। अग्रदूत मतलब आगे आगे चल करके संदेश ला रहे हैं कि बस अब युद्ध की तैयारी है, रणभेरी बज चुकी है और युद्ध की तैयारी है। तो अग्रदूत, आगे चलने वाले दूत का पीछे पीछे क्रांति आ रही है और तुम्हारा विनाश तय है। तो यहाँ बच्चों इतने प्रश्न उत्तर हैं आपके, और इस कविता का पाठ विशेष मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। उसमें मैं लिंक भी दूंगी जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स होंगे और आपके कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी होंगे जिन्हें आप याद करेंगे। हाँ, ये कविता समाप्त होती है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इस कविता के प्रश्नों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाठ की व्याख्या। आप इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि पैराग्राफ देकर के छोटे छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए और अपनी पढ़ाई जोर शोर से शुरू कर दीजिए बच्चों। नाउ इट्स हाई टाइम। गुड बाय।